आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कसाइड क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही अति महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्न बता दिए होंगे और वस्तुनिष्ठ भी साथ ही बताते जा रहा हूँ। 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न की पार्ट 1 आ चुका है। ओके, आज की इस वीडियो में हम 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 है। ओके, तो चलिए इधर देख लेते हैं 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों जितने क्वेश्चन बताऊं सभी तैयार करते जाइए, क्योंकि मैं एकदम सिलेक्टेड आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं उत्तर के साथ। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 है। ओके, और क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा में पौने क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। ओके, तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, और सोचने से ज्यादा क्या है, कोशिश करना जरूरी है। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वर्गीकरण आंकड़ों में सूचना की क्षति का क्या अर्थ है, समझाइए। तो वर्गीकरण आंकड़ों की यह छिपी हुई कमी होती है कि यह अपरिष्कृत आंकड़ों का विवरण पेश नहीं कराते हैं। आवृत्ति विवरण के द्वारा आंकड़े संक्षिप्त हो जाते हैं। वर्गीकरण होने से आंकड़ों से सूचना की क्षति होती है। एक बार आंकड़ों का वर्गीकरण हो जाने पर व्यक्तिगत आंकड़ों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सांख्यिकी गणनाएं केवल माध्य मूल्य पर आधारित होती हैं, वे वास्तविक मूल्यों पर आधारित नहीं होती हैं। इस प्रकार सांख्यिकी गणनाओं में वास्तविक मूल्य के स्थान पर माध्य मूल्य के उपयोग से क्या सूचना की क्षति होती है। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत के 5 बड़े शहरों में जनसंख्या समंको यानी आंकड़ों को उचित दंड चित्र द्वारा प्रस्तुत करना है। मतलब हमें क्या दंड चित्र बनाना है, जो कि हमें इस आलेख के अनुसार। ओके, तो इस साइड हम देख लेते, पहले इस साइड लिख लेते हम शहर के नाम, और इस साइड लिख लेते हम क्या, जनसंख्या लाखों में। ओके, जिस प्रकार से हमें दिया हुआ है वो सिंपल है। अब हमें देरी है तो देरी में कितनी है, जनसंख्या है 70 लाख है, तो ये 70 लाख की ग्राफ ले गया। ये आपका 60 और 75 के बीच में आपका 70 होगा। ओके, फिर चेन्नई में 60 है तो चेन्नई के 60 तक आपको बना देना है, आपको ये दंड। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा हैदराबाद 36 तक, तो 30 है, फिर आपको 35 यहाँ थोड़ा सा ऊपर 36 आपका रहने वाला है। नागपुर 32 रहेगा, तो आपको 30 से थोड़ा सा ऊपर आपको रहने वाला है नागपुर। ओके, फिर जो चंडीगढ़ है वो 18, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर आपका चंडीगढ़। ओके, तो इस बार से आपको बनाना सिंपल है। ओके, आगे देख लेते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है, इसके कोई दो क्या है कार्य लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। तो सांख्यिकी में संपूर्ण समंक माला यानी आंकड़ों की माला की केंद्रीय प्रवृत्ति को सरल व सारांश रूप में अभिव्यक्त करने वाला प्रतिनिधि मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा सांख्यिकी माध्य कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंकमाला के प्रमुख लक्षणों पर प्रभाव डालता है। ओके, अब देख लेते हैं इसका कार्य। 2 कार्य हमें बताने, तो पहला कार्य है माध्य विशाल एवं जटिल समंकों समूह को सूक्ष्म व सरल रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब जो क्या है जटिल यानी जटिल, और जो बहुत ज्यादा विस्तार में रहते हैं आंकड़े, उनको क्या छोटे रूप में सरल रूप में कर देता है। दूसरा है कि माध्य विभिन्न वर्गों अथवा समूहों में घटतीय संबंध का पता लगाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये हमारी ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं, और इसके 2 कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित समंकों यानी आंकड़ों में मध्यिका ज्ञात कीजिए। समंक या आंकड़े एक ही बात होगी। तो निम्नलिखित जो आंकड़े हैं ये आपके आंकड़े दिए, मध्यिका निकालना है। तो मध्यिका क्या होती है, इसको समझ लीजिए। मध्यिका को आप माने मध्यिका मतलब मध्य में हो, तो जो आंकड़ों के जो मध्य में हो वही आपकी मध्यिका है। सिंपल इस प्रकार से समझ के रहिए, रटना बाकी। और आपको क्या है, इसकी थ्योरम ना समझ के सीधे आपको क्या याद रखना है। जैसे हम बहुलक को क्या याद रखें कि बहुलक क्या है, 12 बजे पूरी आपकी आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक कहलाता है। ओके, बहुलक बहुत बार है, मतलब बहुलक। इस प्रकार से मैं याद रखा हूँ। इस मध्यिका क्या है, जो मध्य में आए, तो मध्य वाला आपको आंकड़ा जो आपके होगा आंकड़ा मूल्य, वही आपकी क्या है मध्यिका होगी। तो हमें मध्य वाला निकालना है। तो देख लेते हैं मूल्य को। पहले हमें इसके लिए जब मध्यिका निकालनी पड़ेगी तो ये हमें क्या है क्रम में जमाना पड़ेगा। घटते क्रम में जमाने या बढ़ते क्रम में, यानी अवरोही में जलाने अवरोही में। ओके, तो हमने यहाँ क्या है आरोही क्रम में जमा लिया। ओके, तो आरोही क्रम में बढ़ा लिया, मतलब क्या है पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से क्रम में हमने जमा लिया इनको आंकड़ों को। ये हमारे आंकड़े दिए हैं। ओके, छोटा बड़ा इस प्रकार से क्रम से दिए, लेकिन हमने क्या है क्रम से इन्हें जमा लिया। तो क्या है इनको आपको बढ़ते क्रम में जमा लिया इस प्रकार से। अब हमें क्या मध्य का मतलब बीच वाला पद निकालना है। ओके, अब बीच वाला पद किस प्रकार से, तो जिस निकालने के लिए क्या होता है, आपके जितने ही पद दिए हो उनमें एक पद जोड़ के आपको 2 का भाग लगा देना है, वे पद का आकार। ओके, तो यहाँ हमारे 9 दिए हैं, तो 9 में 9 + 1/2 हो जाएगा, मतलब 5वां पद आएगा। ओके, 5वां पद हमारा क्या है मध्यिका कहलाएगा। तो उसमें जो 5वां पद हमारा क्या है 20 है, तो सिंपल है 20 हमारा क्या हो जाएगा मध्यिका हो जाएगी हमारी। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो योजनाओं के निम्नलिखित लक्ष्य होने चाहिए। पहला है समृद्धि, आधुनिकीकरण, तीसरा है आत्मनिर्भरता, चौथा है समानता। ये आपके होने चाहिए योजनाओं के लक्ष्य। हो गए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए।
सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिसको प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, योजनाओं में यह सुनिश्चित किया जाना है कि जहाँ तक संभव हो इसका उद्देश्य अंत विरोध ना हो। मतलब क्या है, जो भी जितनी भी योजनाएं, जरूरी नहीं कि सभी के लक्ष्य क्या है यही होने चाहिए। हर योजना का लक्ष्य अलग अलग इसमें हो सकता है। तो ये आपका दिया कि संसाधनों की आवश्यकता अनुसार इन योजनाओं का लक्ष्य बदला जा सकता है। नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। यहाँ जब भी आपको दोस्तों औपनिवेशिक काल है यानी अंग्रेजों के समय की बात हो रही है, मतलब अंग्रेज जब थे राज कर रहे थे, तो आपके अंग्रेजों के काल में कृषि की गतिहीनता में मुख्य कारण क्या थे, तो देख लेते हैं। तो औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला है भूव्यवस्था, दूसरा है निम्न स्तर का तकनीकी, तीसरा हमारा छोटी एवं खंडित जोतें। हुए तो देख लेते हैं भू व्यवस्था किस प्रकार से। तो औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासकों द्वारा लगाई जा रही भू व्यवस्था प्रणालियों को माना जाता है। जमींदार व्यवस्था में तो क्या है, कृषि कार्यों में समस्त लाभ को क्या है जमींदार हड़प कर जाते थे, किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदार औपनिवेशिक शासकों ने कृषि की दशा को सुधारने हेतु क्या है कुछ नहीं किया। जमींदारों को रुचि तो किसानों से अधिक लगान संग्रह करना था। किसानों की दशा दिन ब दिन बिगड़ती गई और जमींदार की उर्वरकता में क्या है जमीनों की उर्वरकता में कमी होती गई। मतलब भूव्यवस्था किस प्रकार से, भूव्यवस्था बेकार थी। भूव्यवस्था किस प्रकार से बेकार थी, जिस प्रकार से अंग्रेज व्यवस्था बनाए हर प्रकार से क्या जमींदारों को फायदा होता था। जमींदार जैसे भी जितना भी प्रॉफिट होता था किसान जमींदार ले जाते थे पूरा किसानों से, किसानों के पास कुछ नहीं बचता था। इससे क्या है किसानों की स्थिति दिन में दिन क्या है बदतर होती गई और साथ ही क्या है जमीन की उर्वरकता है वो घटती गई। तो व्यवस्था ने क्या है कृषि की गतिहीनता एक कारण हो जाता है। नेक्स्ट आपका है निम्न स्तर की तकनीकी। निम्न स्तर की तकनीकी सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, खादों के जो नगण्य प्रयोग आदि के कारण क्या भूमि में उत्पादकता में कमी आई। मतलब सिंचाई सुविधा मिली थी अंग्रेजों के समय, साथ ही क्या है खादों का भी प्रयोग नहीं होता था, जिससे क्या है अच्छी उपज नहीं हो पाती थी। तीसरा है छोटी एवं खंडित जोतें। जोतें छोटी होने से साथ खंडित थी, तदनुसार अधिक जोतें अनार्थिक थी जिन पर उच्च लागत पर कम उपज होती थी। तो इस प्रकार से आपके बताए गए हैं औपनिवेशिक शासन काल में कृषि गतिहीनता के कारण। आगे देख लेते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने अपने क्लास 11 के कौन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मिलेगा क्या, इस कोर्स में दोस्तों आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, 2 अंक 3 अंक 4 अंक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ सिलेक्टेड प्रश्न मिल जाएंगे। कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे कम समय में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चल रहा है, केवल 49 रुपये में आपको क्या है कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से अधिक क्यों होते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन को जब आंसर लिखें तो आपको यहाँ थोड़ा समझ के लीजिएगा, उनमें तर्क करिएगा ऐसा क्यों होता है। आप अपने से उनके क्या है आंसर निकालने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो जितने भी टॉपिक होते हैं समझने की बात होती है। ओके, ये रटने की बात नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं। भारत एक विशाल देश है, भारत की जनसंख्या अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। उच्च आय उपार्जन के लिए उनके पास सीमित संसाधन होते हैं। ओके, एक लाइन को साथ समझते जाइएगा। ओके, सीमित संसाधन होते हैं। श्रम बाजार में भागीदारी हेतु भी संसाधनों भी की उनके पास क्या कमी होती है। किसकी कमी होती है, तो ये बात हो रही है ग्रामीण जनसंख्या के पास। ओके, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनमें से अनेकों के पास क्या विद्यालय तथा कॉलेज जाने तक का अवसर भी नहीं होता है, अथवा इनमें से कईयों का उक्त सेवाओं को छोड़कर कार्यबल अथवा श्रम बल में शामिल होने की व्यवस्था हो जाती है। किसी बात हो रही गांव के लोगों को, उनके पास ना ही इतना पैसा होता कि अच्छे से विद्यालय पर जाएं, अच्छा कॉलेज जा पाएं, और साथ ही उन्हें क्या है काम में लगना पड़ता है, क्योंकि घर की स्थिति सही नहीं होती, आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। तो व्यवस्था होती है उनकी काम में लगने की। इसके विपरीत शहरी जो लोग होते हैं, ग्रामीण लोगों की बात हो जाती है, शहरी लोगों के पास कुशलता बढ़ाने के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण पाने हेतु अवसर होते हैं। मतलब शहर में कई अवसर होते हुए अतः उनके पास रोजगार पाने के ज्यादा से ज्यादा विकल्प हो जाते हैं। इन सब कारणों से ग्रामीण लोग अनियमित मजदूरी श्रमिक के रूप में क्या है काम करने के लिए बांध होते हैं। ओके, ताकि वे क्या आजीविका उपार्जन कर सके। अब क्योंकि उनके पास मजदूरी करने के लिए क्यों बांध है, क्योंकि भाई उन्हें पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ना ही उन्हें अच्छे अवसर मिल पाए, ना ही उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मिला कुछ बड़ा काम करने के लिए, तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो भी मजदूरी करना। होगे, इसलिए वो क्या है मजदूरी श्रमिक में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये सबको अपना घर चलाना। होगे, तो लेकिन उनके पास एक ही रास्ता होता है घर चलाने के लिए, वो मजदूरी के। जबकि शहरी लोगों के पास क्या है नियमित काम करने के अवसर ज्यादा होते हैं। इस कारण गाँव की तुलना में शहरों में नियमित वेतन क्या है श्रमिक अधिक पाए जाते हुए। आई होप समझ गए। तो अपन लोग समझ के लीजिएगा, और ये सब नॉर्मल बातें हैं, आप जानते ही हैं। ओके, तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समझाइए कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों के अवसर लागत उच्च क्यों होते हैं। देख लेते हैं।
तो जब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो विकास के क्रम में नदियां और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं और सूख जाते हैं। जल एक आर्थिक वस्तु बन जाती है। इसके साथ नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक संसाधन लुप्त हो गए हैं और हम नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान व विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर हैं। वायु तथा जल की गुणवत्ता में कमी आ गई है। दूषित वायु तथा जल से सांस और जल संक्रमण रोगों की क्या घटनाएं बढ़ी हैं। परिणाम स्वरूप वह भी बढ़ता जा रहा है। वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय से वैश्विक ऊर्जा मतलब वैश्विक आपका ग्लोबल वार्मिंग ओके ओजोन क्षय से स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं नकारात्मक पर्यायी प्रभावों की अवसर लागत में अधिक होती जा रही है होती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसान है कि जो आंकड़े दिए हैं इनकी आपको आवृत्ति आयत का चित्र बनाना है। सिंपल है जी, आपके दिए हुए आपके अंक और फिर छात्रों की संख्या दी हुई है। तो इस साल हम लिख लेते क्या, इस साल हमने लिख लिया आपके अंक और इस साल हम लिख लिए छात्रों की संख्या। ओके, तो अब देख ले 10 तक कितने हैं, 5 बच्चों के तो 5वें तक आपने बना दिया। ओके, फिर 5वें तक हमने बना दिया। ओके, फिर 10 से 20 तो 10 से 20 में कितने हैं 12, तो 10 से 20 में आपको बना देना है 12 तक पहुंचा देना। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों ले गए 20 से 30, तो 20 से 30 कहते हैं 20 है, तो 20 तक आपको बना देना। ओके, ये 20 तक है यहाँ तक। फिर हमारा 30 से 40 तक है 35, तो 30 से 40 तक हमारा 35। ओके, तो इस प्रकार से बनाना बिल्कुल सिंपल रहता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समंग किसे कहते हैं। समंग की कोई 2 विशेषताएं लिखी। समंग यानी आंकड़े किसे कहते हैं। बार बार समंग शब्द आ रहा है, ओके, बहुत बार रिपीट हो रहा है, लेकिन आप आंकड़े लीजिए क्योंकि आंकड़े हम ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो आंकड़े या समंग क्या है, विशेष गुणों में प्रयुक्त अंकों का समंग कहते हैं। अर्थात केवल वे ही संख्यात्मक तथा तथ्य समंग होते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। बहुवचन के रूप में सांख्यिक शब्द का प्रयोग समंग के लिए किया जाता है। विशेषताएं देख ले। समंग किसी व्यक्ति या पदार्थ विशेष के बारे में नहीं बल्कि क्या है, एक समूह के बारे में होते हैं। दूसरे, समंग को केवल संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति की औसत आय क्या है 20,000 रुपए। ओके, तो इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। ये विशेषता आपके समंग हो जाते हैं और उसकी विशेषता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा समांतर माध्य की गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि को सूत्र सहित समझाइए। मतलब समांतर माध्य की आपको व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र आपको सही समझाना है। देख लेते किस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये आपका दिया हुआ है जिसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड आपसे पूछी जा रही है। तो श्रेणी क्रम की आपकी व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि क्या है, यह विधि अत्यंत सरल है। इस विधि के अनुसार समंग माला के सभी मूल्यों को जोड़कर वही सिंपल वाला आपसे सरल वाला समांतर माध्य पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको कई बार समझाया है कि इसमें आंकड़ों को क्या है, जितने भी आंकड़े दिए होते हैं आंकड़ों के जोड़ लिया जाता है। जो जितने भी आंकड़े हैं आंकड़ों जोड़ लिया जाता है और आंकड़ों की संख्या जितनी है उनकी भाग लगा दिया जाता है, तो समांतर माध्य आ जाता है। चलिए हम इसके उदाहरण से समझते हैं। पहले बार पढ़ लेते हैं। समंग माला के सभी मूल्यों को जोड़कर योग उनकी संख्या में भाग दे दिया जाता है, परंतु जहां पदों की संख्या बहुत अधिक हो और पद बहुत बड़े हो वहां के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होगी। ये तो हम जानते हैं कि हम क्या है, जितने भी आंकड़े दिए हैं इन्हें जोड़ देते हैं और भाग लगा देते हैं, तो भैया हमारा क्या समांतर माध्य आ जाता है। लेकिन अगर हमें बहुत सारे दे दिए, हमने मैं आपको 500-600 आपको अंक दे दिए और वो भी बड़े बड़े 1 लाख 2 लाख 5,000 10,000 1 करोड़, तो अब कहाँ से आप कितना गढ़ कर लेंगे, वही कितना भाग लगा लेंगे, इतना भाग तो किसी से बनता नहीं है। तो ये विधि फिर उपयुक्त नहीं होती है। छोटे छोटे के लिए अपन जो विधि अपना लेते हैं। तो लेकिन इस विधि के लिए जब बड़ी विधि जो आपकी जो बड़ी आंकड़े मिल जाते हैं आपको, तो उसके लिए आपको क्या है, इस विधि का प्रयोग करना पड़ता है। परंतु जहाँ पदों की संख्या बहुत अधिक हो और पद बहुत बड़े हों वहां के लिए विधि प्रयुक्त नहीं है। व्यक्तिगत मूल्यों को समांतर माध्य, प्रत्यक्ष तथा लघु विधि निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात की जाती है। ये आपका दिया हुआ है, जोड़ना है और ये कुल पदों का आपको जोड़ देना है और इसका भाग लगा देना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। तो सीधे अभी जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, हमसे सिंपल समांतर माध्य पूछ रहा था, तो वही वाली है कि सिंपल समांतर माध्य क्या है, हमारा डायरेक्ट मेथड क्या है समांतर माध्य की। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जितने भी आंकड़े दिए उन्हें जोड़ देते हैं, जितनी भी उनकी संख्या पदों की उनको हम क्या भाग लगा देते हैं, हमारा समांतर माध्य आ जाता है। ये आपका बता जा रहा है। बाकी समांतर माध्य और भी विधि है। ओके, जब हमने मैं बता चुका हूँ, जब बहुत सारे आपके आंकड़े मिल जाएं, बड़े मिल जाएं, तो फिर उसके लिए दूसरी विधि अपनाई जाती है। तो ये आपका ऐसे समझ होंगे। एग्जाम्पल भी आप बता देते, जैसे 2 4 6 5 आपका 3 इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, एग्जाम्पल में आपका ये दिया हुआ। ओके, तो एग्जाम्पल में मैंने मान लीजिए आपको ये दिया हुआ। ओके, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसका समझाने का मेरा उद्देश्य है क्योंकि अक्सर क्या है, ये दोस्तों आपका एक वाक्य में आता है। पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, फिर दोबारा भी समझा दे रहा हूँ। तो ये आंकड़े दिए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि भैया इसका समांतर माध्य निकालो। ये आंकड़े आपके दिए हुए हैं, किस प्रकार से निकालना मैं बता चुका हूँ। सबको जोड़ देना है, 4 5 9। ओके, 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20,
तो हमारा योग आ जाता 20 और पद फिर आपको क्या है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 5 है, तो आ गया 5 चौको 20, तो 4 हमारा समांतर माध्य आ जाता है। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है और भाई आपको समझा गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व गुण लिखिए। आदर्श माध्य के आपको क्या है गुण बताने देख लेते हैं। तो ये आपके गुण है, पहला स्पष्ट, दूसरा है प्रतिनिधि, तीसरा है सरल। स्पष्ट में क्या है माध्य की परिभाषा स्पष्ट और क्या है स्थिर शब्दों में व्यक्त होनी चाहिए ताकि अनुसंधानकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति के अनुमान लगाने की गुंजाइश ना रहे, अन्यथा उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्तियां प्रभाव पड़ेगा और फल क्या है अशुद्ध होगा। दूसरा है हमारा प्रतिनिधि। माध्य वास्तव में समग्र का प्रतिनिधि होता है। समग्र की अधिक से अधिक विशेषताएं उसमें पाई जानी चाहिए, वह ऐसा हो कि समग्र के प्रत्येक पद से उसकी यह अधिक निकटता प्रकट हो। तीसरा हमारा सरल। एक अच्छे माध्य में यह गुण होना चाहिए कि यह सरलता व शीघ्रता से निकाला जा सके ताकि किसी व्यक्ति को उसे निकालने तथा समझने के लिए विशेष कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो ये आपके दिए आदर्श माध्य के गुण हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, समझाइए। तो देख लेते हैं आर्थिक नियोजन एक निरंतर एवं दीर्घकाल तक चलने वाली प्रक्रिया है। पंडित JL नेहरू के अनुसार नियोजन वस्तुतः एक लगातार जारी रहने वाला क्रम है। नियोजन का अर्थ वस्तुओं को उत्पादन में प्राथमिकता देना ही नहीं बल्कि यह एक गंभीर एवं विशेष विषय है। आर्थिक नियोजन की प्रथम बात यह है कि इसमें लक्ष्य की एक निश्चित रूपरेखा होनी चाहिए, लेकिन इस रूपरेखा की अत्यंत दृढ़ होने की आवश्यकता नहीं है। अतः आर्थिक नियोजन को व्यापक तथा पूर्ण बनाने के लिए मुख्य रूप से दीर्घकालीन नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या अल्पकालीन योजनाओं भी सम्मिलित की जा सकती होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियां रेखांकित कीजिए। मतलब क्या है जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, आर्थिक चुनौतियां, वो आपको बतानी 3। तो 30 आपकी आर्थिक चौर पहले कृषि, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा आधारिक संरचना। कृषि किस प्रकार से थी? स्वतंत्रता के समय कृषि पिछड़ी हुई व्यवस्था थी, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणालियों के कारण सरकार तथा किसानों के बीच कई बिचौलिया मध्यस्थ हो गए। मध्यस्थ किसानों से बहुत अधिक लगान वसूलने लगे थे। परिणाम स्वरूप कृषि को उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ा तथा किसानों के ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र का, उस समय आधुनिकीकरण, विविधीकरण, क्षमता निर्मित करने और औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के लिए तत्काल आवश्यक थी। तीसरा है हमारा आधारित संरचना। आधारित संरचना पिछड़ी हुई थी और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेल, पत्तनों, जल परिवहन व डाक आदि का विकास हुआ, किंतु इसका विकास संतोषजनक नहीं रहा। तो ये आपके दिए हुए स्वतंत्र भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियों के। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत में संबल के क्षेत्र का वार विवरण की हाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। तो देख लेते हैं विकास प्रक्रिया के दौरान भारत में श्रम बल का प्रभाव कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ा है। आर्थिक समृद्धि के दौरान लोग ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की ओर क्या प्रवास करते हैं। विकास के अंतिम चरण में सेवा का अधिक विकास होने पर उद्योग क्षेत्र के रोजगार के मामले में हिस्से घटने लगे होंगे। बाकी आपको पूरा आंकड़ों के साथ इसमें समझाया गया है, तो इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है? यहाँ तो क्यों? होगे तो देख लेते हैं। हाँ, पर्यावरण एक संकट एक नवीन परिघटना। इसका कारण है कि यह विकास की प्रारंभिक आवश्यकताओं में पर्यावरण संसाधनों की मांग उनकी पूर्ति में कम थी। प्रदूषण पर्यावरण की अवशेषी क्षमता के भीतर था और संसाधन निष्कर्ष की दर संसाधनों को पुनः सृजन कर दर की कम थी। इसलिए क्या समस्याएं पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न नहीं होती थी, परंतु जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या मतलब पहले क्या लोग जनसंख्या भी कम थी, इसलिए क्या पर्यावरण समस्या कम थी, लेकिन अब जनसंख्या विस्फोट हो गया, मतलब जनसंख्या की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही होगी। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है औद्योगिक क्रांति का क्या आगमन से स्थिति बदल गई है। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक है, परंतु उनकी पूर्ति सीमित है। फलस्वरूप पर्यावरण संकट क्या उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 16 क्वेश्चन बताए। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है 3 अंकी वाला, उसे देख लीजिएगा, उसके भी क्या क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। आगे मैं 4 अंकी और महत्वपूर्ण बता दूंगा। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। क्लास 11 इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा में बड़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।